हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस को विथ फुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सके। देखो एक्चुअल में अगर देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का इवन जब मैं अपना प्रिपरेशन जर्नी में था तो मेरे को इवन मैं मैथ से बैकग्राउंड से आता था, फिर भी उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स एक चैलेंजिंग काम होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग आर्ट्स वाले हैं या फिर इकोनॉमिक्स अब कभी पढ़े नहीं है तो समझ ही नहीं आएगा, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तब समझ आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न देखोगे है ना, जिस तरीके से उसका फ्लो रहता है और जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं, इवन ऑप्शन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेल देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। तो क्या एक प्रॉपर इसको स्ट्रेटजी वीडियो बोल लो, या फिर एक राइट डायरेक्शन बोल लो, या फिर अपने हिसाब से कुछ भी बोल लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो है सिंगल डाउट भी नहीं रहने वाला है। और कैसे मैं जो है अपने इकोनॉमिक्स को हैंडल किया हूँ अपने एग्जाम जर्नी में, उसको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। इसी पैटर्न को समझ जाना अच्छे तरीके से, और जब इस क्लास के बाद एनालिसिस भी हो जाएगा है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि एक्चुअल में अगर इस तरीके से कवर करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। और वो तरीका बिल्कुल सिंपल है, हो सके तो मोस्ट ऑफ यू सबको जो है पता भी होगा, क्योंकि कई लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किए थे। और एक स्टूडेंट का भी जो है मैसेज आया था है ना, कल इकोनॉमिक्स जब क्लास किए थे तो, कि इकोनॉमिक्स जो है समझ में नहीं आता। ठीक है, और ये टॉपिक्स था और ये कई दिन से जो है सोच भी रहा था कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ डिस्कशन हो जाए, तो फाइनली जो है आज कवर करने वाले हैं। इसमें जो है पीवाईक्यू भी रखा हुआ है। अब ये पीवाईक्यू यहाँ पे कवर करेंगे। अभी जो है सीडीएस का उसको पीवाईक्यू को रखे हैं, उसी के साथ सीएपीएफ का पीवाईक्यू है, और इवन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसका भी पीवाईक्यू रखे हैं। ठीक है, तो लेवल वाइज पीवाईक्यू है, हर एक क्वेश्चन डिटेल के साथ यहाँ पे समझने वाले हैं और कैसे प्रैक्टिकल वे में इसको हैंडल करना है ये देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी समझ नहीं आता या फिर इकोनॉमी का एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते। दो क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल करना है ना। कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है कि समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है कि समझ तो आता है लेकिन एमसीक्यू डील नहीं होते, एमसीक्यू जो है फुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं होते। पहला देखो, पहला क्वेश्चन, पहला हैंडल, समझ नहीं आता एमसीक्यू या फिर इकोनॉमिक्स जो है समझ नहीं आते। इकोनॉमिक्स समझ नहीं आते इसका कोई बैकग्राउंड रीजन नहीं होता। इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहे मतलब ये नहीं बोलना है कि हमें इकोनॉमिक्स हम कभी पढ़े नहीं है इसलिए समझ नहीं आता। इवन मैं ऐसे स्टूडेंट को देखा हूँ जिसको इकोनॉमिक्स तो पढ़े हैं, ठीक है, 11th-12th में जैसे कि कॉमर्स लिए होंगे, फिर ग्रेजुएशन जो है अदर सब्जेक्ट किए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स उसको पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो अभी हम लोग कवर करते हैं ये एकेडमिक इकोनॉमिक्स नहीं होता। ऑलमोस्ट देखो लिंक होते हैं एकेडमिक इकोनॉमिक्स के साथ, जो है लिंक होते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है यूपीएससी के लेवल का कवर करना होता है वो डिफरेंट होते हैं। जो एकेडमिक इकोनॉमिक्स है और ये यूपीएससी वाला थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, प्लस एमसीक्यू पूछने का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट होते हैं। कई बार इकोनॉमिक्स समझ आ जाने के बाद भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैंडल नहीं होते। गॉट इट? उसका भी रीजन है। तो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता, इसका सिंपल सा अप्लाई करना, सिंपल सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना। सबसे पहले जो बेसिक्स हैं ये बेसिक्स को स्ट्रांग कर लो। अब ये बेसिक्स चाहे एनसीईआरटी से कर लो है ना, कोई भी कहीं से भी कर लो, चाहे लेक्चर्स कवर करके कर लो। पहले बात बेसिक स्ट्रांग करो। अब ये बेसिक स्ट्रांग करने का ये मैं नहीं बोलूँगा कि नॉर्मल जो है बस पढ़ते चले जाओ, अदर सब्जेक्ट को जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ो। इकोनॉमिक्स अदर सब्जेक्ट से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। इस वे में डिफरेंट होते हैं क्योंकि जितना भी इकोनॉमिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसका पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड की, जैसे कि जो है बैलेंस हम लोग कवर करते हैं, पेमेंट ऑफ बैलेंस कवर करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लेवल में। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जब हम लोग पेमेंट ऑफ बैलेंस कवर करते हैं तो पेमेंट ऑफ बैलेंस से क्या क्वेश्चन आएगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड, कि उसका एप्लीकेशन बेस्ड किस तरीके से हो रहा है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन से और समझ आ जाएगा। तो जब भी चाहे बेसिक्स कवर करो चाहे कोई स्टैंडर्ड बुक कवर करो, उसका जब तक बेसिक ओरिएंटेड है ना, और बेसिक के साथ ही साथ अगर उसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन अगर नहीं कवर करोगे तब तक इकोनॉमिक्स समझ नहीं आने वाला।
और न ही इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू समझ में आने वाले हैं। और अगर इकोनॉमिक्स का अगर स्टैटिक पोर्शन को देखोगे तो एज सच उतना ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं होते जितना हम लोग समझ चुके हैं, है ना। नॉर्मल अदर सब्जेक्ट कई तरीके से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला डाउट क्लियर हुआ होगा कि समझ नहीं आता, तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक्स कवर करो, ठीक है। बेसिक कवर करने के बाद कोई स्टैंडर्ड बुक रिफर कर लेना, और हो सके तो इकोनॉमिक्स को जैसे कि बुक लिए हो तो अपने से रीड करना स्टार्ट मत करना। पहले बात यूट्यूब में सर्च कर लो या फिर कोई मेंटर से जो है एक बार उसको पढ़ लो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, तो एक वीडियो जो है उसके रिलेटेड प्रॉपर देख लेना, उसके बाद इसको कवर करो इकोनॉमिक्स को। फिर भी समझ ना आए तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका और है कि चैप्टर वाइज इसको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ये जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली मेथड होता है। हालांकि अगर जो है सीएपीएफ का अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो नॉर्मली बेसिक्स कवर करो। और आई होप कि जो है इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट प्रिपेयर ही हो गया होगा। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गए होंगे तो मेन काम आता है एमसीक्यू डीलिंग, तो उसको कवर करना, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। तो सीधी सी बात इसको कवर करने का कि कोई चैप्टर उठाए, है ना, इकोनॉमिक्स का चैप्टर जैसे कि पॉवर्टी चैप्टर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर हो गया, तो सबसे पहले उस चैप्टर को कवर करो, यूट्यूब वीडियो देख लेना वहां से। चैप्टर जैसे ही कवर होता है तो उसको एक बार अपने लेवल में रीड करना है, जो चैप्टर है उसको अपने लेवल में रीड करना है। और मेक श्योर ये करो कि उसका कंटेंट अपने पास होना चाहिए। केवल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। लेक्चर जैसे कि आज मैं जो है क्या किया हूँ कि एक लेक्चर देख लियो, एक लेक्चर देख लिए, अब लेक्चर देखने के बाद में रिवाइज करना हो तो रिवाइज फिर से लेक्चर देखोगे। मान लो लेक्चर जो है 1 आवर का है कोई चैप्टर्स का, तो क्या फिर से रिवाइज करने के लिए 1 आवर दोगे? इतना टाइम है क्या? नहीं है। इसलिए बोलता हूं कि हमारे पास एक उसका कंटेंट होना चाहिए, एक नोट्स होना चाहिए जिसके थ्रू रिवाइज कर सको। इसलिए मैं जितना भी पीपीटी यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ उसमें मेक श्योर यही करता हूँ कि जितने यहाँ पे समझने वाले हैं वो कंटेंट वहां पे लिखा रहे, है ना। समझते तो हैं लेकिन समझने के बाद जब बाद में रिवीजन का टाइम आएगा तो फिर से थोड़ा 1 आवर का देखोगे। और ये भी बोल सकते हो कि हम लोग इसको 2x में करके देखेंगे, 3x में करके देखेंगे। मोस्टली पॉइंट यहाँ पे छूट जाते हैं, प्रैक्टिकली है ये, है ना। अगर 2x करोगे, 3x करके देखोगे तब भी टाइम ही जाता है। अगर नोट्स या फिर कंटेंट होगा तो इसको 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे, लेकिन अब ये 1 आवर का 2x 3x में थोड़ा 10 मिनट्स में हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो प्रैक्टिकली ओरिएंटेशन लेके चलना है ना। हवा हवाई बातें यहाँ पे नहीं करना है, जो प्रैक्टिकली है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको कवर करो। कंटेंट अपने पास रखो, कोई नोट्स देख रहे हो या फिर उसका पीपीटी है तो पीपीटी को एटलीस्ट रख लो, ताकि बाद में जब रिवाइज करो तो इतना ज़्यादा टाइम ना लेना पड़े, है ना, बहुत जल्दी से ही जो है रिवाइज हो जाए। तो चैप्टर 1 कवर किए, उसके बाद उसको रीड किए। रीड करने के बाद हो सके तो उस चैप्टर का एक टेस्ट देना, उस चैप्टर का टेस्ट देना। और टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि सीधा इकोनॉमिक्स के जो यूपीएससी का लेवल होते हैं वैसा होना चाहिए। जितना भी यहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं या फिर जिसका मेरिट होता है, जिसका एग्जाम क्वालिफाई होता है, वो लोग भी यही अप्रोच लगाते हैं। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, अब कोई लोग बोलते हैं कि हम तो पीवाईक्यू रीड नहीं करते, है ना, और उसी के साथ जो है पीवाईक्यू रीड नहीं करते हैं और टेस्ट अभी नहीं देते। पीवाईक्यू रीड नहीं करते हैं लेकिन उसका बैक में तो कोई सपोर्ट देने वाला होता है, उसको बैक में तो कोई जो है पर्सन जो है उसको सपोर्ट दे रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये कहाँ से मिलेगा? या तो फिर इस तरीके से मेंटर चाहिए, नहीं तो पीवाईक्यू मस्ट है सेल्फ एनालिसिस के लिए। समझ पा रहे हो? ये यहाँ पे खेल हो जाते हैं। बोलते हैं ना, कई टॉपर्स को देखे होंगे कि हमने जो है मोस्टली तो पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, नो डाउट एनालिसिस करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ टॉपर्स ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम जो है पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, हम जो है वो पीवाईक्यू जो है उसको एनालिसिस नहीं किए। लेकिन कोई अदर पर्सन है, उसका कोई मेंटर है जो उसको एनालिसिस करके दिए हैं, जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो पीवाईक्यू को उसी में इंक्लूड कर देते हैं, तो अलग से उसको पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं होता। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किए, लेकिन इनडायरेक्टली वे में जाओगे तो वो भी पीवाईक्यू एनालिसिस ही किए हैं। ठीक है, पीवाईक्यू एमसीक्यू जो है उसको सॉल्व किए ही है। गॉट इट? तो वही है कि चैप्टर को कवर करोगे, उसके बाद उसको रीड करना है, रीड करने के बाद टेस्ट दो।
और जिस तरीके से CAPF जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसी लेवल का जो है यहाँ पे टेस्ट देना है, रैंडमली कुछ भी टेस्ट नहीं देने लग जाना। तो ये पहला मेथड है। तो समझ नहीं आता तो इसका सिंपल सा मेन एम है कि प्रैक्टिकली अप्लाई करो। इकोनॉमिक्स जो है पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वे में है, जितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली अप्रोच करोगे वो यहाँ पे बेस्ट होगा। उसके बाद आता है एमसीक्यू डीलिंग। एमसीक्यू डीलिंग का सीधा सा कनेक्शन होता है पहला क्वेश्चन के साथ, समझ नहीं आता से। जब ये एक बार समझ आ जाने लग जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली जो एमसीक्यू है वो डील होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? ये एमसीक्यू डीलिंग का टेक्निक मैं लाइव के साथ दिखाता हूं पूरा प्रैक्टिकली। देखो ये क्वेश्चन जो है सीडीएस में पूछे गए थे, अभी 2026 का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ये सीधा स्टैटिक पोर्शन है, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए थे अगर इसका भी मैं बारीकी अगर बताऊं, जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट हर साल रिलीज करते हैं, ठीक है। अब जो एग्जामिनर है जो है ये क्वेश्चंस को बनाते हैं उसको पता है, क्या पता है कि अगर इस साल जो है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स निकला हुआ है तो स्टूडेंट क्या पढ़ के जाएंगे, स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे कि इसका जो डाटा है, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। ये एग्जामिनर को भी पता है, जो कॉपी जो सेट करते हैं PYQ या फिर जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसको पता है कि जो स्टूडेंट है केवल और केवल जो GII है उसके बारे में ही पढ़ के जाएंगे, मतलब क्या करंट में चला है उसको पढ़ के जाएंगे। और यूपीएससी यहीं पे खेल करते हैं। यूपीएससी क्या करेंगे कि GII से रिलेटेड जो उसका स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन को पूछेंगे। ये यहाँ पे मेन डिफरेंस होता है। चाहे अभी देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड भी इसके जस्ट 38 है तो 39 में क्वेश्चन बना हुआ है सेम वही से, और उसका भी ओरिएंटेशन देखोगे तो स्टैटिक पोर्शन है। बल्कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है न्यूज में रहे हैं, रिपोर्ट रिलीज किए गए हैं, तब वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछे गए हैं जो कि करंट में है, क्वेश्चन वो पूछे गए हैं जो कि स्टैटिक है। जैसे देखोगे वहां पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायमेंशन है जिसको कवर करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। सेम यहाँ पे भी वही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और डेली करंट अफेयर्स अगर फॉलो कर रहे होंगे तो उसका भी ओरिएंटेशन देखना। अगर इकोनॉमिक्स से अगर कोई न्यूज में रहता है तो उसका ओरिएंटेशन देखना कैसे कवर होता है डेली करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो कैसे करंट कवर होता है कि सबसे पहले वो करंट अफेयर्स को बताएंगे, करंट अफेयर्स के बाद पूरा उसका स्टैटिक पोर्शन बताते हैं कि क्या डायमेंशन है, क्या इसका फीचर्स हैं, क्या इसका थीम है, ठीक है, इस साल कौन से थीम रहे। इवन हम लोग प्रीवियस ईयर के थीम को भी कवर करते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है। एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया है कि जो करंट अफेयर्स जो है कितना मतलब आए हैं, है ना, मैगजीन से कितना करंट अफेयर्स आया है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। देखो हर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर कर रहे हैं। और ये मैं पहले से भी सोच रहा था कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा हैंडल किया जाए, क्योंकि मैं भी इसको जब एग्जाम जारी रहे हैं उस टाइम भी फेस किया हूँ इस चीज़ को। तो यही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है इकोनॉमिक्स को कवर करने का। पहला समझ आ गया तो कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी चीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेबल हो तो उसका करंट अफेयर्स भी कवर करोगे और करंट अफेयर्स के साथ ही साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करके जाना है। ये केवल सीडीएस का बात नहीं है, यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। इवन मैं अभी जो है क्लियरली सीएपीएफ में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे स्कीम के बेस में, वही डिप्टो टू द पॉइंट सेम जो क्वेश्चन है रिपीट हुए हैं सीडीएस में और पैटर्न भी सेम रहे हैं। उस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या काम करना है कि ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है ये रिपोर्ट तो रिलीज करते ही करते हैं, उसका स्टैटिक पोर्शन कवर करोगे, ठीक है। समझ आ गया। तो ये जो एमसीक्यू डीलिंग का मेथड समझ आ रहा है कि किस तरीके से डील करना है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरा बाकी है ना, आगे और समझने वाले हैं। तो समझ नहीं आता ये तो समझ आ गया होगा कि इसको कैसे समझना है। उसके बाद जो है एमसीक्यू डील करना है, तो ये पूरा सिखा रहा हूं। बहुत क्वेश्चन है, बहुत PYQ रखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, the financial instrument that generate process for investment in environmentally sustainable and climate suitable project are called। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स तो नहीं, लेकिन मैं किस तरीके से डील करना है उसको समझा रहा हूँ और समझ जाओगे, इतना तो श्योर है। और सीख भी जाओगे कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड ये होता है, एक तो हो सकता है कि इलिमिनेशन लगा दो। इलिमिनेशन कैसे लगाओगे कि देखो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है,
इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सूटेबल प्रोजेक्ट में, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। कार्बन क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड्स सोशल इम्पैक्ट, तो कार्बन बॉन्ड्स ये तो इलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये तो इन्वायरमेंटल को यहाँ पे हार्म करते हैं। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ये तो सोसाइटल फील्ड से हैं, तो इसको जो है इलिमिनेट कर सकते हो। अब बच गए 2 पॉइंट, एक ग्रीन बॉन्ड और सेकेंड है यहाँ पे क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड। अब ये क्लाइमेट क्रेडिट को अगर देखोगे तो क्लाइमेट केवल इन्वायरमेंट तक सीमित नहीं होते, क्लाइमेट का इम्पैक्ट जो है केवल और केवल जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म नहीं करते, अदर फील्ड भी है जिसको हार्म करते हैं। गलत हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया ग्रीन बॉन्ड। और ऐसे भी सोच सकते हो कि इन्वायरमेंटल का बात कर रहे हैं मतलब ग्रीन, ग्रीन से किसका बातें होते हैं, इन्वायरमेंट से बात होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। तो ये एक मेथड ये हो गया, इस मेथड से जो है इलिमिनेशन करके सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है कि हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब ये कहाँ से पता चलेगा, जब बुक रिफर करोगे तब। बुक को ही बेस्ट कंटेंट माना करो, है ना, बुक को ही बेस्ट कंटेंट माना करो, क्योंकि सबको पता है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो वीडियो से नहीं कंटेंट से आएगा, कि कंटेंट कितना यहाँ पे स्ट्रांग है, कंटेंट ही यहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इस चीज को ध्यान में रख लो। प्रिपेयर करने का ये हिडन ट्रिक होते हैं, हिडन मेथड होते हैं, कोई बोलते नहीं है। सब बोलेंगे कि नोट्स से पढ़े हैं, नोट्स से पढ़े हैं, लेकिन उसका बैक में जो बुक पढ़ा हुआ है उसका क्या। सब लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है किसी का ये जो है या खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। अब ये खुद का नोट्स बनेगा कहाँ से, बुक ही तो बनेगा, बुक से ही तो बनने वाले हैं। इस पॉइंट को समझो, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है अभी, है ना, प्रैक्टिकल वे में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो से मिसगाइड हो। प्रैक्टिकली वे ही यहाँ पे बात करने वाले हैं, सिलेक्शन वे ही बात करने वाले हैं। अब देखो हवाई बातें बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान में रखना है। बुक से ही नोट्स बना रहे हैं, चलो आगे तो फिर अब सब समझदार हो। तो इसको टैकल करने का यही मेथड था, या तो इलिमिनेशन लगा लो, या फिर उसके बाद जो है ग्रीन बॉन्ड हो गया, कार्बन क्रेडिट, उसके बाद कार्बन बॉन्ड हो गया, क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड हो गया, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड हो गया। तो इन सब चीज के बारे में पता हो। अब ऐसा भी तो नहीं होता ना कि ये सब चीज देखो कहाँ कहाँ से लिखा हुआ है, क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड हो गया। अब इसको ऐसा थोड़ा होगा कि ये सब पढ़े हुए हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसको ना पढ़े हुए हो, उस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। और हर क्वेश्चन पढ़े हैं, हर एक चीज पढ़े हैं और वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ये भी नहीं होता। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, तो यहाँ पे अपना माइंड लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इलिमिनेशन बता दिया। अब सेकेंड जो मेथड होगा वो है क्या, कि अपना माइंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई इसको जो है पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, कोई नहीं पढ़े होंगे। इवन जो ग्रीन बॉन्ड है चलो इसके बारे में पता होगा, कार्बन बॉन्ड है चलो इसके बारे में पढ़े भी होंगे, लेकिन क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड हो गया, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड हो गया, तो इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे, है ना। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। अब ग्रीन बॉन्ड को अगर पढ़े होंगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ग्रीन बॉन्ड जो है एक्चुअली इसी के बारे में कवर करते हैं। और यूपीएससी जो है जानबूझ के ऐसे कोई क्वेश्चन डालते हैं जिससे कंफ्यूज हो जाओ, और उस कंफ्यूज होने की वजह से जो है आंसर जो है गलत करके आते हैं, और बाद में ये पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन रहे हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए, अपना थिंकिंग चाहिए, अप्लाई करना है। इकोनॉमिक्स केवल ऐसा नहीं है कि जैसे हिस्ट्री होता है कि स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा। इकोनॉमिक्स पूरा ऑल अबाउट ओरिएंटेशन होता है, प्रैक्टिकली ओरिएंटेशन होता है, करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखो तो इसमें पूछे गए हैं सनराइज सेक्टर। अब ये सनराइज सेक्टर का मतलब आई होप पता होगा, जो कि बहुत ज्यादा इनोवेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एआई के बारे में बात करते हैं, है ना, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उसको सनराइज सेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे खुद सोचो, ये पूरा प्रैक्टिकली है, माइंड है, जितना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे वैसे ही ये सॉल्व होगा। और ये इकोनॉमिक्स में बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि ये स्टैटिक नहीं होता, इकोनॉमिक्स जो है स्टैटिक नहीं होते, पूरा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। जो स्टैटिक पोर्शन पढ़े हुए हो, जो पढ़े हो उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ये होता है पूरा इकोनॉमिक्स। ये स्लाइड ही है पूरा इस क्लास का क्रक्स। स्टैटिक को अगर प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो तब इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगा।
ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स में स्टैटिक पढ़े हो, जीडीपी क्या होता है ये सबको पता है ना, जीएनपी हो गया, है ना, एनआईआई हो गए, अगर ये सब पता है तो बस उसको अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना है कि जो है ये पूछ लेंगे कि जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि हम तो जीडीपी पढ़े हैं। ये नहीं पूछने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। समझ पा रहे हो? इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखो एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, है ना, सबको पता है कि एक्सेप्शन यहाँ पे होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि नॉर्मली स्टैटिक होते हैं, कुछ क्वेश्चन रखा हुआ है ये दिखाऊंगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये नहीं पूछेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये पूछेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या इंपैक्ट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे सनराइज सेक्टर के बारे में पूछे गए हैं। अब ये सनराइज सेक्टर में अगर देखोगे तो हमें इसके बारे में पता है, समझ पा रहे हो? सनराइज सेक्टर के बारे में हमें पता है कि ये इनोवेशन वाले फील्ड से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वाले फील्ड से ये ज्यादा बिलोंग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे जो है सनराइज सेक्टर है, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा इनोवेशन का बातें कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये आज का थोड़ी ना है। सनराइज सेक्टर मतलब इनोवेशन, इनोवेशन एट प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। इनोवेशन जो है प्राचीन समय में हुआ था क्या? प्राचीन समय में भी हुए थे, लेकिन उस लेवल के इनोवेशन नहीं हुए थे जो अब लेवल का हो रहे हैं, इस लेवल में हो रहे हैं अभी जो इनोवेशन हो रहा है। तो हमें अभी का बात करना है, हिस्ट्री का बात नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि सेकेंड कैटेगरी का है, सेकेंडरी सेक्टर, ये पहले से चला हुआ आ रहा है, ये अभी का कोई सेक्टर नहीं है, गलत। सर्विस सेक्टर ये भी पहले से आ रहा है, गलत। टेक्सटाइल सेक्टर तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, तो अभी का आएगा नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, क्योंकि ये सनराइज सेक्टर के एग्जांपल है, ये इनोवेटिव वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से जो है अपना माइंड को यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें सनराइज सेक्टर पता है, अब उसके बेस में हमें जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है उसको क्लासिफाई करना है। जैसे ये देख लो, ये जो है सार्क का समिट हुए हैं। अब ये सार्क का समिट हुए हैं तो उसका भी स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे अभी बताया हूं। इसको देखोगे तो नॉर्मली अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर इसके बारे में अगर इसका डेफिनेशन पता है तो नॉर्मली ये स्टैटिक पोर्शन है, पूरा स्टैटिक पोर्शन है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। वही तो बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें स्टैटिक पोर्शन भी आते हैं, स्टैटिक पोर्शंस भी आते हैं लेकिन लिमिटेड आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो है करंट ओरिएंटेड बेस्ड आते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लायंस होना चाहिए, प्रैक्टिकली माइंड यहाँ पे अप्लाई करना होता है। इसको देख लो। अब इसको देखोगे तो कहीं पे ना बुक में भी नहीं लिखा हुआ होगा, ये बुक में नहीं लिखे होंगे कि जो है यहाँ पे जो 4.3% रहे हैं 2023 में, और ये जो है 2005 में 1.9% रहे हैं, जो कि यहाँ पे ग्लोबल जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो पूरा डबल हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये एनालिसिस के बेस में आते हैं इकोनॉमिक्स का, और ये जो होता है पूरा इलिमिनेशन टेक्निक बेस्ड होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये इलिमिनेशन टेक्निक बेस्ड होगा, अपना माइंड यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, नॉर्मली ये भी स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इसको देखोगे तो ये भी पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है, पूरा स्टैटिक है। इसके बारे में कवर करते ही करते हैं। नेचर ऑफ गुड, जैसे कि नेसेसिटी हो गया, लग्जरी हो गया, इन्फीरियर हो गया, तो इसको इस तरीके के जो इनकम इलास्टिसिटी है इसके बेस में जो है क्लासिफाई करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, सीएपीएफ एसी का क्वेश्चन है 2025 का, है ना, प्रीवियस ईयर ही है। देखो ये पैटर्न देख रहे हो, और अगर सीडीएस का एग्जाम का पेपर एनालिसिस किए होंगे तो सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे स्कीम के बेस में। तो ये थीम रिपीट होते हैं, थीम बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मेथड भी रिपीट होते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब ये योजना के बारे में हमें जो है पता होना चाहिए, तब कहीं जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ आ रहा है? हर एक लेवल में अगर इकोनॉमिक्स का अगर पूरा ओवरव्यू अगर मैं क्रक्स दूं तो हमें इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन अगर पता है तो हर काम यहाँ पे इजी होता है। स्टैटिक पोर्शन अगर पता है तो हर काम इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन ही इकोनॉमिक्स का बेसिक नीड है। अगर मैं जीडीपी पूछ लूं, अब जीडीपी में मेरे को एक चीज बताना, अपने से बताना, जीडीपी सबको पता है ना। अब मैं एक व्यू दे रहा हूं, ये इंडियन टेरिटरी है, ठीक है।
ये इंडियन टेरिटरी है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सपोज इस इंडियन टेरिटरी, मान लो ये वाला पाकिस्तान है, चलो पाकिस्तान के एग्जांपल लेते हैं। जो है पाकिस्तान से इवन जो है यहाँ पे एरोप्लेन जो है इंडिया से तो सरपास नहीं करेगा, लेकिन एक रैंडमली है ना समझने के लिए। जीडीपी सब लोग पढ़े हुए हैं, है ना, अगर डिटेल में पढ़े हुए होंगे तो इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर ये पाकिस्तान से कोई एरोप्लेन आ रहा है, अगर ये पाकिस्तानी एरोप्लेन अगर इंडिया से सरपास हो रहा है, तो जितना इंडिया के ऊपर से सरपास होगा तो उसका जो जीडीपी है, उसका जो इनकम है, ये इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है? अगर कोई पाकिस्तानी एरोप्लेन है, जो पैसेंजर वाले एरोप्लेन होते हैं, अगर वो इंडिया से पास होके जा रहे हैं तो इंडिया के ऊपर से जो है फ्लो हुआ है, तो इंडिया में ये जो फ्लो हुए हैं तो इंडिया के जीडीपी में इसको कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे? बताना यस और नो में, ठीक है। तो ओवरव्यू पूरा देख रहे थे, तो स्टैटिक ही पूरा यहाँ पे बेसिक होते हैं। इसके बाद क्या करोगे? स्टैटिक तो पूरा कवर हो गया, अब यही स्टैटिक को जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। बस स्टैटिक पढ़े हो, स्टैटिक को जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो इसमें हमें माइंड चाहिए। अब सबका माइंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो इसको माइंड को बूस्ट करने के लिए पीवाईक्यू हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, इन सबको जो है अप्लाई कर सकते हो। अब ये वाला देखोगे तो ये सीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, सीएससी का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। अब इसमें बोले गए हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बुक्स में ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये जो है तीनों जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सेल कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो। इसमें सिंपल सा मेथड है कि हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है ये पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। अगर दोनों पता है तो अपने हिसाब से लिंक करके जो है इस ऑप्शन को टिक करना है। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, मतलब इसमें भी इलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो, जहां पे इलिमिनेशन लग रहा है वहां पे इलिमिनेशन लगाओ। सेम ये वाला देख लो। अब यहाँ पे जो है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्चरी, सेकेंडरी, इसके बारे में हमें पता है ना। इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर होते हैं, और भी सेक्टर होते हैं, लेकिन मेजरली 3 सेक्टर होते हैं, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर। अब उसका एग्जाम्पल ही तो पूछे गए हैं, तो ये एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल कई तरीके के हो सकते हैं। अब ये बोलोगे कि हम तो एक एग्जाम्पल को पढ़े ही नहीं है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर गलत होगा ना फिर ये बात। अब ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता है हमें, अब इसके बेस में जो है हमें आंसर तक पहुंचना है। ये भी सीएससी का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस का, ये वाले क्वेश्चन देख लो, स्टैटिक पोर्शन है। तो इस तरीके से जो है नॉर्मली क्वेश्चंस को कवर करे जाते हैं। एमसीक्यू अगर इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहा होगा तो आई होप हर एक पॉइंट को डिस्कस किए, बारीकी से वर्ड को जो है मैं बोला हूँ उसको मार्क करना। इसी तरीके से मैं भी बूस्ट किया हूँ। अगर कोई भी मेथड होता है और डिफरेंट मेथड तो बता सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकली है, जो एग्जाम ओरिएंटेशन है, वो इसी तरीके से, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ तो इसको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। बाकी फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ डिफरेंट क्लासेस का नोटिफिकेशन अपलोड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।